अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एक खबर आई है। मुर्तज़ा साहब हैं, जियो पाकिस्तान के यूरोप के चीफ हैं। उन्होंने ये खबर लगाई है कि कहकशां हैदर खान एमक्यूएम की एक वर्कर को टेक्सास अमेरिका में 8 साल की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि उन्होंने गलत बयान दिए थे कराची में टेररिज्म के हवाले से, फंडिंग के हवाले से, कि वो फंडिंग करती थी कराची में टेररिज्म करने के लिए। कई साल पहले की बात है। कहकशां हैदर से मेरी कई मुलाकातें हो चुकी हैं और ऑफ कोर्स वो एमक्यूएम की वर्कर थी, लेकिन 2021 का मुर्तज़ा ने ही एमक्यूएम की एक प्रेस रिलीज़ लगाई है कि 2021 में एमक्यूएम ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। और मैं इनको जानता हूँ। इनके भाई थे कामरान हैदर, जो कि गुज़र गए कुछ साल पहले अमेरिका में ही। वो भी एमक्यूएम के हार्डकोर वर्कर थे। अजीज़ दोस्तों, देखें, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं ना, वो हर उस पाकिस्तानी को टारगेट करती हैं पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं या पाकिस्तान की आर्मी के गलत कामों की पोलें खोलते हैं, और उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए जाते हैं। ऐसे पाकिस्तानी गरीब बच्चे हम देखते हैं जो 4 पैसे कमाने के लिए बचपन से इस तरह के कामों में लगा देते हैं। इस बच्चे की हालत हम देख सकते हैं कि इसके कमज़ोरी और नींद का इसके ऊपर क्या हाल है, कि ऐसे पाकिस्तानियों की ये लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन इन आर्मी जनरल्स के अपने बच्चे 5 स्टार लाइफ्स गुजारते हैं। यहाँ पे लंदन में हम खुद देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं। इनकी जो पार्टियाँ होती हैं जो अपने यंग जनरेशन के जो जागीरदारों के बच्चों के साथ, उसमें कॉल गर्ल्स, ड्रग्स, शराबें क्या क्या नहीं चलती, उस पर ये पैसा लगाते हैं और ये हम जैसों को टारगेट करने के लिए लगाते हैं। यहाँ यूके में वैसे ही कानून बहुत सख्त हैं। ये एक साहब हैं, इन्होंने फ्री स्पीच का यूज़ करते हुए, रियान विलियम्स, इसने यहाँ पे इसके ऊपर आरोप यह है कि इसने मुसलमानों को के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था और यूरोप में माइग्रेंट्स को इन्वेजन डिक्लेयर किया था। इसको अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया टेररिज्म के चार्ज के ऊपर और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे कानून काफ़ी सख्त हैं। हालांकि यूनाइटेड किंगडम फ्री स्पीच के हवाले से एक पायनियर कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब फेसबुक पे और ट्विटर पे पोस्टिंग करने पे या कमेंट करने पे, इवन रीट्वीट करने पे भी लोगों को यहाँ पे कानून का सामना करना पड़ता है। हम जो आपके सामने ये चीज़ें रखते हैं, आप यकीन माने मेरा यूट्यूब का प्रॉफिट बिल्कुल भी ज़ीरो है, और जिन फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हुए हम रिस्क लेके चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, तो कम्प्लीटली इस फ्री सोसाइटी में रह के हम बड़ी एहतियात के साथ चीज़ें लगाते हैं कि कम से कम हम कानून को अपने हाथ में ना लें। और इस कोशिश में ये है कि जो हमारे पास कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन होती है उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखें, इन मैग्रेंट इन्वेजन और ये सब चीज़ें, तो आप इसको इन्वेजन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि यहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अभी कल कहा है, मार्को रूबियो ने, कि यूरोप को माइग्रेंट्स के हवाले से सख्त पॉलिसी बनानी होगी। माइग्रेंट्स इन्वेजन वर्ड उन्होंने भी यूज़ किया था। तो अब मार्को रूबियो अगर यूके आते हैं तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। हम मेंटली तैयार हैं, फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं। कल को हमारे ऊपर कोई केस होगा तो हमें पता है कि हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। तो कोई बात नहीं, हम शिव जी के ऊपर अपना
भरोसा रख के चीज़ों को चला रहे हैं। कहकशां हैदर के हवाले से जो इन्होंने बात की है कि इनके ऊपर के भाई इन्होंने टेररिज्म की वो की, तो मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि MQM पाकिस्तान नामी टोला, जिसको पिछले इलेक्शन में ज़बरदस्ती 22 सीटें पाकिस्तान आर्मी ने जितवाई कराची से, उसमें जितने टॉप के लीडर हैं, तो कराची में आप उसको टेररिज्म कहें या वायोलेंस कहें, जो 80s 90s और 2000s में होता रहा है, मेनली टारगेट किलिंग जिसको कहते हैं, कि वहाँ पे काफ़ी लोग मारे जाते थे, तो कौन करता था? MQM के ऊपर अगर इल्ज़ाम है तो MQM की तरफ से कौन करता था? कहकशां हैदर तो चलो अमेरिका में रहती थी, अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप है, अल्ताफ़ हुसैन लंदन में रहते थे। करता तो कोई ना कोई कराची से था ना, और MQM की ही टॉप लीडरशिप करती थी ना। ये जो मुस्तफ़ा कमाल, जिसको अल्ताफ़ हुसैन ने कराची का मेयर बनाया, बाद में सेनेटर बनाया, इससे पहले मिनिस्टर बनाया, जिसने सबसे पहले गद्दारी की और आर्मी के हाथों बिका, पता नहीं आर्मी के पास इसकी क्या कमज़ोरी थी। ये अल्ताफ़ हुसैन ने 2016 में अल्ताफ़ हुसैन को गालियां दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सब ये दूध का धुला है क्या? कराची में जो MQM का सेटअप था वो तो यही लोग चलाते थे ना, जो आज MQM पाकिस्तान में है, जिसमें फैसल सब्जवारी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी है, मुस्तफ़ा कमाल है, या दूसरे एले मेले अनीस कायम खानी दहशत की अलामत था। अनीस कायम खानी दहशत की अलामत था। ये किसी मिनिस्ट्री में या किसी उसमें नहीं होता था, लेकिन कराची में MQM के हेड ऑफिस 90 पे ये बैठ के MQM के सारे वर्कर्स को कंट्रोल करता था। वर्कर्स देखें, MQM का सेटअप कराची में कुछ यूं था कि हर लोकल कौंसिल के लेवल पे एक यूनिट होता था, यानी एक काउंसलर है जिसकी इलेक्शन में जो काउंसलर के हल्का होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसके लेवल पे एक यूनिट होता था। फिर एक सेक्टर होता था जो कि 8-10 यूनिट्स के ऊपर बना के एक एरिया में पूरा सेक्टर होता था। फिर उसके ऊपर जोन होता था, जो कराची में 5-6 जोन होते थे। इस तरह चीज़ें चलती थीं। ये यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज हर इलाके में सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे, और ये रिपोर्ट करते थे अनीस कायम खानी को। वो आज सरकार में बैठा हुआ है, एक रिक्शे वाले का बेटा, जिसकी दुबई और कराची में पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टियां और चीज़ें हैं। वो दहशत की अलामत टेररिस्ट नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो MQM आर्मी की गोद में बैठा है, अल्ताफ़ हुसैन को गालियाँ निकालता है। तो इस वक्त कराची में जो सेटअप चला रहे हैं ना MQM के फेल्ड लोग, जिनको इनके इलाके में कोई पूछता भी नहीं था और अभी भी नहीं पूछता है, वो सारे गलत काम। देखें, मैंने तो MQM ज्वाइन की थी बेल्जियम में, और मैं उस वक्त, उससे पहले कभी MQM में नहीं था। मैं कराची में MQM के ख़िलाफ़ बातचीत करता था लोगों से, लेकिन मैं कराची में MQM बनने के बाद बहुत कम रहा हूँ। MQM 84 में बनी है, और मैंने 84 में सऊदी अरब मूव हो गया था। फिर एक साल के लिए 87 में कराची आया था, और 88 में दुबई चला गया था। फिर दुबई से 90 में बेल्जियम आ गया था। तो मेरा तो MQM से कराची में दूर दूर तक वास्ता नहीं था। 2005 में जब मुझे मेयर बना के भेजा था, तो मैं अपने इलाके के यूनिट ऑफिस में जब गया बहादुराबाद में, तो यूनिट ऑफिस के दरवाजे पे लड़के बैठे थे, और मुझे उन्होंने कहा, भाई किससे मिलना है? मैंने कहा, भाई मैं लंदन से आया हूँ, और मुझे अल्ताफ़ भाई ने यहाँ के इलाके का उस वक्त मुझे डेप्यूटी मेयर नॉमिनेट किया था, मैं बाद में मेयर बना था, तो मुझे डेप्यूटी मेयर नॉमिनेट किया है, किससे मिलना है? मैंने कहा, यूनिट इंचार्ज से मिलना है। फिर यूनिट इंचार्ज को पूछा गया, तो उसने कहा आने दो। फिर मैं जाके मिला था, तो मुझे तो इलाके के लोग नहीं जानते थे। तो मेरा तो कराची में कभी MQM से वास्ता नहीं रहा। 94 में भी अल्ताफ़ भाई ने मुझे ये कहा था कि आप MQM ज्वाइन करें, और MQM की इंटरनेशनल फोरम्स पे एडवोकेसी करें कि कराची में
आर्मी ऑपरेशन कर रही है और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रही हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने तो इस बुनियाद पे MQM ज्वाइन की थी और मेरा पूरा काम 2005 तक यही था। मैं यूनाइटेड नेशंस जाता था, अमेरिका जाता था, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट, NGOs, थिंक टैंक्स, इनसे मिलके एडवोकेसी करता था। मुझे तो कराची से जो लोग लंदन आते थे मिलने के लिए अल्ताफ़ भाई से या अनीस कायम खानी और दूसरे, वो मुझे जानते थे कि वहाँ उनसे मुलाकातें होती थी। फिर भी मुझे कराची के हवाले से पता नहीं था। जब मुझे जमशेद टाउन का मेयर घोषित किया गया तो मैंने अपने यूनिट के ही लोगों से फिर जब मुलाकातें होने लगी तो पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ तो जमशेद टाउन कितना बड़ा है, क्या है। तो उन्होंने कहा 5 यूसीज जो है ना, यूनियन काउंसिल्स जमशेद टाउन की, वो महमूदाबाद में है। अब मैं तो ज़िंदगी में कभी महमूदाबाद नहीं गया था और मुझे तो मेरे जहन में इम्प्रेशन ये था कि महमूदाबाद कहीं कराची का आउटर एरिया का इलाका है। मैं हैरान रह गया कि 5 यूनियन काउंसिल्स तो मेरी खाली महमूदाबाद में। फिर मुझे महमूदाबाद दिखाया गया तो वहाँ पे कश्मीर कॉलोनी और दूसरे इलाके थे। इसी तरह बहादुरा वो सोसाइटी का सेक्टर, ये वो। तो 2005 से भी 2007 तक मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मेरा पीरियड था ना एज ए मेयर, वो मुझे अपने ही MQM के लोगों से कांटेक्ट में मसला होता था, क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं थे। बाकी जितने लोग मेयर बने थे ना दूसरे टाउन्स के, वो सब MQM कराची में काम करते थे, तो वो अपने इलाके में अपने लोगों को जानते थे, MQM के लोगों को। मेरे तो सेक्टर और यूनिट के लोग मेरे से खार खाते थे, क्योंकि पहले से ही पब्लिसिटी हो गई थी कि ये तो लंदन से आया है, अल्ताफ़ हुसैन ने इसको भेजा है, इससे तो मसला होगा। तो मेरी इतनी शिकायतें और चीज़ें जाती थीं। फिर 2007 में जब मैं रिज़ाइन करके वापस आया तो फिर अल्ताफ़ भाई ने मुझे यूनाइटेड नेशंस का काम शुरू किया और मैं यूनाइटेड नेशंस जाने लगा। तो मेरा तो कभी कराची से के सेटअप से नहीं रहा, लेकिन मैं लंदन आने वालों को जानता था कि उनकी हरकतें क्या थी। यहाँ से 100 सिमें लेके जाते थे ब्रिटिश नंबर की, जिसमें 100 पाउंड का टॉपअप करा के जाते थे। काहे के लिए इस्तेमाल होती थी ये चीज़ें हमें नहीं जानते। आज वो सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो लंदन MQM पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वो गलती से भी अब लंदन नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि साला यहाँ पे धर लिए जाएंगे। तो अजीज दोस्तों, ये सारी कहानी है। एक कहकशां हैदर को टारगेट किया गया है, तो करते रहें भाई, ठीक है। लेकिन यह है कि कराची के मामलात इतने आसान ना थे। अजीज दोस्तों, साथ ही में थोड़ी सी खबर आपको, जब कराची की निकली ही है तो कराची के हालात बहुत ख़राब हैं, और यह है कि पीपल्स पार्टी की सरकार वहाँ पे रूल कर रही है। और अब 27 अमेंडमेंट के बाद एक 28th अमेंडमेंट की बात निकली है, और 28th अमेंडमेंट में कई और चीज़ें हैं, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंशियल जो फंडिंग है ना फेडरल की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान का सेटअप ऐसा है कि पूरे फेडरेशन की जो इनकम होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की, ज़ाहिर प्रोविंसेस से ही होती है, वो सारी प्रोविंसेस से लेकर जमा कर दी जाती है, फिर उसके हिस्से बखरे होते हैं। तो आसिफ जरदारी ने अपने पिछले टेन्योर में 2007 से लेकर 2012 तक जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लाए थे जिसमें शेयरिंग ऑफ प्रोविंस को काफ़ी सिक्योर किया था और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को काफ़ी सिक्योर किया था। उसके अपने ज़ाहिर इनके अपने फ़ायदे थे, जिसकी वजह से ये किया। अब सुना है कि 28th अमेंडमेंट में वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी ख़त्म हो जाएगी और फंडिंग जो प्रोविंसेस को फेडरेशन की तरफ से आती है वो भी कम कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और उड़ते उड़ते आई है कि 28th अमेंडमेंट में पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंसेस हैं वो 12 हो जाएंगे, और उसमें पंजाब के 3-4 हिस्से किए जाएंगे, सिंध के 3 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें कराची को एक अलग प्रोविंस बनाया जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान के 2 हिस्से किए जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा के 2 हिस्से किए जाएंगे। एक POK को प्रोविंस बना दिया जाएगा और एक गिलगित बल्तिस्तान को भी प्रोविंस बना दिया जाएगा। डेंजरस चीज़ें हैं। आई डोंट नो इंडिया इस पर कितना खामोश रहता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि POK और गिलगित बल्तिस्तान
लीगली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं उसको आप प्रोविंस कैसे बना सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में गिलगित बल्तिस्तान को एज ए प्रोविंस उसको टारगेट किया जाता है और उसको कॉल भी प्रोविंस किया जाता है। पीओके को स्टिल एक आज़ाद जम्मू कश्मीर कह के उसका एक प्राइम मिनिस्टर है, तो अब उसको प्रोविंस बना के पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा है। ये भारत की सरकार के लिए। मैं बात करूंगा सिंध के हवाले से कि सिंध में कराची को अगर आप सिंध से अलग करके एक प्रोविंस बनाते हैं तो बाकी सिंध के पास क्या है। पाकिस्तान का जो सिंध कंट्रीब्यूट करता है पैसा नेशनल एक्सचेकर को, वो मेजॉरिटी तो कराची से आता है। तो फिर पीपल्स, और दूसरा ये कि कराची में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है नहीं। अब जो थोड़ी बहुत सीटें ले जाते हैं या मेयर को इलेक्ट करवाया, तो ये हम जैसे कराची के लोगों को अच्छी तरह पता है कि किस तरह रिगिंग करके ये इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मैनिपुलेट करती है। कि 17-18 साल से सिंध की सरकार इनके पास है, सिंध की सारी ब्यूरोक्रेसी इनकी है, तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन में वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर्स। तो किस तरह मैनिपुलेट करके ये इलेक्शन जीते हैं। लेकिन अगर कराची एक प्रोविंस बन जाता है तो पीपल्स पार्टी का तो सरासर ये नुकसान है, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे ऐसा। लेकिन क्या ऐसा होगा? दूसरा जो एक समझ में आने वाली चीज़ है, जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत से अंदाज़ा लगाया है कि आर्मी ने ये जो 12 प्रोविंसेस का शोशा छोड़ा है ना, वो इसलिए छोड़ा है कि बाकी चीज़ों पे जो 28th अमेंडमेंट में पीपल्स पार्टी से शर्तें मनवा के फिर इनकी भी ये बात मान ली जाए कि ठीक है हम कराची को प्रोविंस नहीं बनाएंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। वो कोशिश करेगी पाकिस्तान की आर्मी के कराची एक प्रोविंस बन जाए ना, तो कराची फिर टोटली आर्मी के कंट्रोल में होगा। वैसे भी कराची में 1991 से पाकिस्तान आर्मी की एक बटालियन, पाकिस्तान रेंजर्स जो है, वो वहाँ पे बैठी हुई है और सारी चीज़ें तो वही करते हैं। कराची का कोर कमांडर कराची के मेयर और सिंध के चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कराची की मुख्तलिफ मार्केटों से, बिजनेसमैनों से, इंडस्ट्रीज से, टेक्सटाइल मिल से बाकायदा रेंजर्स भी भत्ते लेती है, पुलिस भी भत्ते लेती है और पीपल्स पार्टी के लोग भी भत्ते लेते हैं। कराची में एमक्यूएम के मुख्तलिफ ग्रुप्स को इस वक्त आर्मी ने एक्टिवेट किया हुआ है कि प्रोविंस के हवाले से आप मूवमेंट चलाएं, जो कि प्रेशर टैक्टिक्स है पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी कराची प्रोविंस की जो मुखालफत कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही है कि उसको सिंध से मोहब्बत है, इसलिए कि इनकी कमाई के धंधे बंद हो जाएंगे, इनका सबसे ज़्यादा जो करप्शन का पैसा है वो बंद हो जाएगा। कराची को पिछले पीपल्स पार्टी के 17-18 सालों में जो डेवलपमेंट बजट मिला है वो कई 100 अरब रुपए, बल्कि 1000 अरब रुपयों से ज़्यादा है। तो वो बजट कहाँ लगा है कि कराची के हालात तो ख़राब हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त लोग ऐसी पिक्चर कराची की लगा के शो करते हैं कि कराची तो कितना डेवलप्ड है, लेकिन ये कराची नहीं है। ये है कराची, लेकिन ये कराची की आर्मी की कॉलोनीज़ हैं, जैसे बहरिया टाउन है, अस्करी हाउसेस हैं। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप बहरिया टाउन, अस्करी कॉलोनीज, DHS में आप जाएंगे तो आपको लगेगा आप यूरोप में हैं। बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन दरख्त, लाइटिंग, पार्क्स, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, सिनेप्लेक्स और स्विमिंग पूल्स और बेहतरीन। तो वहाँ पे कौन रहता है? कराची की टोटल पॉपुलेशन का 5% इन कॉलोनीज में रहता है, बाकी जो 95% रहते हैं उनका हाल ख़राब है। वहाँ पे ना कोई सड़क बनी हुई है, गलियों में गटरें उबल रही हैं, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं, पीने का पानी तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो पीपल्स पार्टी कराची को कभी भी बनने नहीं देगी। लेकिन ये जो कराची की प्रोविंस की मूवमेंट चला रहे हैं MQM के आर्मी के टट्टू, ये लोग कौन से कराची से हमदर्द हैं? ये भी तो लूट मार कर रहे हैं। एक एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और एक एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को अरबों रुपए का डेवलपमेंट फंड दिया जाता है कि आप अपने अपने एरिया में डेवलपमेंट कराएं।
वो फंड कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। हमें तो पता है ना, हम तो जब मैं भी मेयर था तो मुझे पता चलता था कि मैंने फलां जगह पे हमारे इलाके में रोड बनाई है, तो वो अगले दिन वहाँ का मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली अपने नाम से पेपर सबमिट कर देता था कि मैंने अपने प्रोविंशियल फंड से ये बनाई है। मैं लड़ने जाता था तो लंदन शिकायतें जाती थी, और फिर मुझे खामोश करा दिया जाता था कि चलो ना, काम हो गया ना, आपको इससे क्या किसके नाम की तख्ती लगे। बात तख्ती की नहीं, पेपरों में तो पैसा जाता है ना कि किसके नाम से किया। तो उनको जो अरबों रुपए का फंड मिलता था वो खा जाते थे ठेकेदारों से मिली भगत करके, फाइल बना के ठग। वो आज भी हो रहा है। तो कराची का हमदर्द कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, मुझे दुख होता है, वो इस बात पे होता है कि कराची की आवाम मुर्दार है। वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन पाक फौज के लिए पाक फौज ने कराची की हमदर्दी कुछ नहीं की। जब 2016 में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबको खड़ा किया गया था और ब्लैकमेल और प्रेशर करके सबको अल्ताफ हुसैन को गालियां दिलाई गई थी, तो मैंने भी आपको बताया था कि ISI के लोग मुझे मिलने आते थे लंदन और मुझे ऑफरें की थी। और 15 अप्रैल 2016 को मुझे आखिरी जो इनसे मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने मुझे 1 लाख पाउंड की ऑफर की थी। और मैंने उनसे यही कहा था कि भाई साहब, इस वक्त मेरी जेब में 100 पाउंड नहीं है, लेकिन मैं आपके झूठ का हिस्सा नहीं बन सकता था। आप मुझे सिर्फ इतना कन्विंस कर दें कि अगर अल्ताफ हुसैन कराची के लोगों का दुश्मन है या कराची में इसने गंद फैलाई है, तो आप कौन से दूध के धुले हैं। 91 से तो आप आर्मी, पाकिस्तान आर्मी कराची में बैठी हुई है। आपको जब ज़रूरत होती है तो MKM और अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के पैट्रियट बन जाते हैं। साफ सुथरे ड्राई क्लीन से निकाल के आप उनको कहते हैं कि अब आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करें गवर्नमेंट बनाने में अपने MPs और MNAs के ज़रिए। और फिर जब गवर्नमेंट बन जाती थी, सब चीज़ें हो जाती थी, चीज़ें सेटल, तो MKM गद्दार, अल्ताफ हुसैन रॉ एजेंट, फिर आप ऑपरेशन शुरू करते थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन जीतती थी, लेकिन सीटें इनफ नहीं होती थी, आप बेनज़ीर भुट्टो को सपोर्ट करें। 88 में बेनज़ीर भुट्टो को सपोर्ट करवाया, फिर ऑपरेशन शुरू किया। फिर 90 में नवाज शरीफ को सपोर्ट कराया MKM से, फिर ऑपरेशन शुरू किया। फिर 93 में बेनज़ीर भुट्टो को सपोर्ट कराया, क्योंकि फारूक लगारी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाना था पीपल्स पार्टी के। हालांकि उसी फारूक लगारी का बेटा आज नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। आपने फिर MKM को ज्वाइन करवाया, फिर आपने ऑपरेशन देवमार 4.5 शुरू किया। फिर 97 में नवाज शरीफ के साथ आपने हुकूमत बनवाई, MKM फिर साफ सुथरी हो गई। फिर आपने हकीम सईद का इल्ज़ाम के केस का कत्ल का इल्ज़ाम लगा के आपने ऑपरेशन शुरू किया। फिर मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने तो MKM को बिल्कुल ही पाक साफ कर दिया। फिर MKM के हवाले आपने सारी सरकार कर दी। फिर जरदारी आया, फिर ऑपरेशन शुरू। मतलब मैंने उनसे यही कहा कि आप खुद मुझे बताएं कि आपने कराची की हमदर्दी कब की है। आप अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए MKM को यूज़ करते रहे हैं, आज आप फिर वही कर रहे हैं। तो आप कौन से कराची का हमदर्द हैं कि मैं आपका साथ दूं। मैंने उनको मना कर दिया था। ये सब चोर चकार हैं जो आज अरबोंपति बने हुए हैं, वो वहाँ पे आर्मी के गोद में बैठे हुए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, सारी कहानी ही यही है। ये है कि बिलावल भुट्टो भिखारी, साला चोर, डाकू। और ये देखें, जैसे अभी जॉर्डन का किंग आया तो कौन इनके साथ खड़ा है? जरदारी खड़ा है, उसकी बेटी आसिफा खड़ी है, उसका बेटा बिलावल खड़ा है। पूरी पीपल्स पार्टी में यही लोग हैं क्या? ऐसे ही जैसे सोनिया गांधी खड़ी होती है, साथ में प्रियंका होती है, साथ में राहुल गांधी होता है। तो कांग्रेस और पीपल्स पार्टी की सिमिलरिटीज तो कितनी सारी हैं। पीपल्स पार्टी का जो पहला नाम अगर आप ले, सर शाहनवाज भुट्टो, तो वो जूनागढ़ का प्राइम मिनिस्टर था। कांग्रेस का पहला प्राइम मिनिस्टर रहा नेहरू। फिर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, तो शाहनवाज का बेटा जुल्फकार अली भुट्टो, दोनों प्राइम मिनिस्टर बने। दोनों मार दिए गए तो उनके बच्चों को लाया गया। बेनज़ीर भुट्टो बनी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और राजीव गांधी बने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों भी मार दिए गए। तो बेनज़ीर भुट्टो का शोहर बना पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, राजीव गांधी की
बीवी बेवा बनी जो, वो मनमोहन के पीछे से सारी सरकार चलाती रही। आज पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो तड़प रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वहां पे राहुल गांधी तड़प रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। बिलावल के बगल में जो खड़ी होती है वो उसकी बहन आसिफा भुट्टो खड़ी होती है राहुल के बराबर में। प्रियंका, पूरी सिमिलरिटीज हैं आपके सामने, दोनों ने बर्बाद किया अपने अपने मुल्कों को। तो अजीज दोस्तों, कराची का तो कोई हाल अहवाल नहीं है। अब ये भी सुनने में आया है कि 28वीं जो अमेंडमेंट आ रही है उसके ज़रिए शायद पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद से लाहौर में शिफ्ट करने की कर रहे हैं। अब ये सब अफवाहें हैं क्या नहीं, लेट्स सी। लेकिन ये है कि कई खिचड़ियाँ पक रही हैं। 27वीं तरमीम आई, अब 28वीं तरमीम आएगी। आइन को मोड़ तड़ोड़ के इन्होंने पूरा बना दिया है मोम का पुतला। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।